सर, यही आपने होने वाला है। शिया सुन्नी मुल्कों का जिक्र किया। लगभग सभी शिया और सुन्नी मुल्क अब एक साथ खिलाफत कर रहे हैं इसराइल की। सबने दोस्ती भी की थी। इजिप्ट सबसे पहला था, बहरीन ने भी किए, सूडान ने भी किए, सऊदी अरेबिया बात कर रहा था, यूएई ने भी किए। सब जानते हैं कि इसराइल कहीं नहीं जाएगा। सब ये भी जानते हैं कि इसराइल के पास वो चीज है छोटी सी जो बूम करके पड़ती है। मेरा मानना है और फिर दुनिया तबाह हो जाती है, जिसको आप न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। उससे कोई पंगा नहीं लेना। इसराइल इज देयर टू स्टे और पैलेस्टाइन को हमने वापस लाना है ताकि वो डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी सके वहां के लोग। ठीक है सिवाज साहब, एक और अहम तथ्य जिस पर सबकी दिलचस्पी लगातार बढ़ी हुई है, अगर ये जंग चलती रहती है और आगे आने वाले दिनों तक, तो इकोनॉमिकली कितने मुल्क इससे अफेक्टेड होंगे? भारत के साथ दोनों देशों के व्यापार पर कितना फर्क पड़ जाएगा? जो इजराइल के साथ $12 बिलियन के नुकसान की खबरें भी इस तरह की चल रही थी, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल, देखो प्रियांक, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कभी लड़ाई लंबी चलती है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। जैसे रूस यूक्रेन लड़ाई में फूड फर्टिलाइजर और में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फूड फर्टिलाइजर। इसके अंदर अगर आप देखें, इस दायरे में इसराइल में ऑयल नहीं और अभी तक जो पैलेस्टाइन वहाँ भी ऑयल नहीं, मगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो फिर थोड़ा सा ऑयल के रेट बढ़ सकते हैं अगर कोई देश दूसरा इसमें आता है। पर अभी मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट होगा कोई ऑयल प्राइसेस पे, क्योंकि यहाँ इजराइल में ऑयल होता ही नहीं। अब बात आती है कि हमारे को क्या इम्पैक्ट होने वाला है इमीडिएटली। देखो, इमीडिएटली ये है कि अगर वहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है पूरे मिडल ईस्ट में, तो हमारे बहुत लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 30 से 35 लाख के करीब, उनका वहां रहना मुश्किल हो सकता है। और ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वहां से रिन्यूमिनेशन जो आती है वो भारत को बहुत ज्यादा आती है। और दूसरा जो है कि इजराइल को अगर देखें तो भारत के जो डिफेंस के रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम इसको अनाउंस नहीं करते कि इजराइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इजराइल अमेरिका जितना इंपॉर्टेंट है जब बात डिफेंस की आती है, क्योंकि उसने हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर की, हमको उस टाइम मदद की है जब कोई नहीं मदद कर रहा था। जैसे किसी हालात में रूस ने हमें हमारी बहुत मदद की है, इसलिए भारत हरदम रूस के साथ खड़ा है। तो इजराइल के साथ भी भारत ऐसे रिलेशन रखना चाहता है और इसलिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा कि अगर इजराइल लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल रहेगा तो उसकी इकॉनमी को फर्क पड़ेगा। पर सबसे इम्पैक्ट आएगा ये जो भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, जो कि एक होप थी कि बहुत डेवलपमेंट होगी, क्योंकि सबको पता है यूएई और सऊदी अरेबिया को मालूम है 10 साल के बाद ऑयल डॉलर खत्म है और इसलिए वो अपनी इलाज कर रहे थे इकोनॉमी, और उनको चाहिए ये कॉरिडोर से एक प्रकार से बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती थी, मगर और वो BRI जो है चाइना का, उसको भी फेयर कर सकते थे। तो उस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि चीन का इसमें बहुत फायदा है, कहीं चीन का कोई हाथ तो नहीं है। और इसी प्रकार से रूस को क्या फायदा है इनडायरेक्टली इन दोनों को कि ये लड़ाई चलती है तो जो रूस यूक्रेन की लड़ाई है उसके ऊपर फोकस हटेगा और यूक्रेन को जो सामान दिया जा रहा था शायद उसमें कमी आए, और यही पुतिन को चाहिए, क्योंकि पुतिन के भी तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है कि ये लड़ाई लंबी खिंचने से उसकी इकोनॉमी भी कमजोर हो रही है। वो नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी कमजोर हो। तो कहने का मतलब यह है कि भारत चाहेगा इसका कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि भारत का इम्पैक्ट एडवर्स तो होगा पर इतना नहीं होगा इमीडिएटली। जी, आपने डिफेंस मामलों की बात कही कि डिफेंस मामलों में भारत अफेक्टेड होगा, इंडिया। पैलेस्टाइन क्या अफेक्ट कर सकता है भारत को किस मामले में? देखो, पैलेस्टाइन का तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये तो हमारा एक ह्यूमन कॉज है और हम हरदम इसके साथ खड़े हुए। देखो, भारत पे सबसे पहला देश है जो एक इनको रिकग्नाइज किया है, PLO के साथ खड़ा रहा है और भारत ये कहता रहा है कि 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं, हम पैलेस्टाइन कोज के साथ हैं, पैलेस्टाइन को भी एक देश मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बदलाव आया है। पर क्या हमको कोई मदद मिल सकती है पैलेस्टाइन से? हमारे कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट है? मुझे नहीं लगता कोई खास है। हमारे रिलेशन अगर किसी के साथ हैं वो इसराइल के साथ हैं या सऊदी अरेबिया के साथ है, UAE के साथ है। ये हमारे से ऑयल हम लेते हैं इनसे, और ईरान से हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो चाबार पोर्ट को लेके। देखो, सच्चाई है कि सुन्नी शिया की लड़ाई में भी भारत एक ऐसा देश है, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो भारत के साथ सबके अच्छे रिलेशन, और स्पेशली ईरान को खतरे में बता रहे हैं। देखो, बोरा साहब ने का भी अपना व्यू पॉइंट है, उसको सोच के चलना चाहिए, क्योंकि कोई किसी की गारंटी से कोई चीज नहीं कर सकता।
मैं ये कहता हूं हमें तो ईरान को अपने फायदे से देखना, हमें चाहिए कि जो चाबार पोर्ट है उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो सेंट्रल एशियन स्टेट या नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, और अभी तक हमने ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखे हैं। देखो ये भी मैं बताऊंगा व्यूअर्स को, किसी टाइम में अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था और हमने जो ईरान से हम 20-25% ऑयल लेते थे वो जीरो कर दिया था, क्योंकि उन्होंने काटसा लगा दिया था, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट। मगर जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें काटसा नहीं लगाया, और काटसा ना लगाने के कारण भारत ने इसका इस्तेमाल किया, और भारत आज रूस से 32% ऑयल लेता है और उसको रिफाइन करके जो यूरोप में भी बेचता है। तो ये सच्चाई है कि भारत को अपने इकोनॉमिक जो हित है उनको भी देख के चलना पड़ेगा और सोच समझ के डिप्लोमेसी जाएगा। बाकी जो है वो सब अच्छी तरीके से समझा पाएंगे कि भाई एक इसको अंदर क्या बैलेंसिंग एक्ट करना है। हमने ऐसा बैलेंसिंग एक्ट करना है कि ये सारे एक्टर्स और कैरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सऊदी और यूएई मुस्लिम वर्ल्ड भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इजराइल बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पैलेस्टाइन कोज के साथ हरदम खड़े रहे हैं, हम में कोई बदलाव नहीं आया है, और इसलिए भारत मुझे लगता है एक अहम रोल प्ले कर सकता है। और एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या इसका दायरा बढ़ सकता है, मुझे लगता नहीं कि इसका दायरा अभी इमीडिएटली बढ़ सकता है। इसके अंदर जो कोई आ सकता तो वो ईरान है हिजबुल्लाह के अलावा। पर जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप 28 शिप्स हैं और 15,000 के करीब ट्रुप मेडिटेरियन रखा है, मुझे लगता नहीं कि ईरान कोशिश करेगा। और ईरान बार बार इस चीज़ को कहता रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं जो हमास ने किया है 7 अक्टूबर से, और हमने इसकी कोई मदद नहीं। ठीक है दीपक सर, विदेश नीति एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, इजाजत दें। जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है 1969 आपका जन्म नहीं हुआ था, मैं तो 72 साल का हूँ, 50 साल हो गए कूटनीति में। एक मीटिंग हुई थी मोरक्को में, और उसके बाद वो बना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहली मीटिंग थी, हमें बुलाया गया था, वहां गए तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया मीटिंग से, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क, उनका एक नेता था बहुत शराब पीता था, उसने नौटंकी करनी शुरू कर दी कि भारत आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। हम वहां से चले आए। 50 साल बाद जब उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की 50वीं मीटिंग हुई, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? भारत। सर मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराने विचार हैं कि हमने जब शुरू में आज़ादी के बाद अरब लोगों के साथ अच्छी दोस्ती की कि भाई पाकिस्तान ये हिंदू मुस्लिम इशू ना बना दे, हमें एनर्जी चाहिए, और भारत में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। आज भारत उस पोजीशन पे है सर, सबसे बड़े बड़े सम्मान जो उनके हैं, नेशनल ऑनर्स, कई इस्लामिक देशों ने नरेंद्र मोदी को दिए हैं। वो भारत की ताकत को पहचानते हैं। तो आज हमारी दोस्ती बराबरी की है। ये नहीं कि साहब नहीं सऊदी अरेबिया कहते हैं, कहने दीजिए सऊदी अरेबिया कहता है, जब उसको पता है कि अमेरिका निकल गया था मिडिल ईस्ट से, और फिर वो हमारी तरफ देख रहा था सिक्योरिटी के लिए। आप जानते हैं कितनी मिलिट्री, जनरल साहब बताएंगे आपको, नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं ये खाड़ी के देशों के साथ, क्योंकि भारत पर वो भरोसा करते हैं। चीन के साथ नहीं करते, रूस के साथ करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। अमेरिका ने जब कहा कि मैं पिवट टू एशिया कर रहा हूँ, यानी मैं ठोकूंगा चीन को और रूस को, मैं मिडिल ईस्ट से जा रहा हूँ, और बचता कौन है? और बचता भारत है। इसीलिए अब ये बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रही है, उनको भी फायदा है, हम भी फायदा देख रहे हैं। और एक फाइनल चीज आपको बता देता हूँ सर, आई डोंट टॉक अबाउट दिस, लेकिन आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है, यू आर वेरी गुड। 90s में मेरा ख्याल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक महिला होती थी गोल्डा मेयर, मुझे मालूम नहीं आपने सुना, उनको आयरन लेडी कहते थे। तो मुलाकात हुई थी और उनसे कहा कि भारत अब इजराइल के साथ अपने संबंध फॉर्मलाइज और मजबूत करना चाहता है, और उन्होंने जवाब दिया, हम तो आपका इंतजार कब से कर रहे हैं, पर आप तो आए नहीं। So you understand that Israel has also wanted a good relationship भारत के साथ, और फिर वो रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी, वो रुकेगी नहीं सर। इसीलिए तो सर इजराइल का इतिहास भी गवाह है, सारी दुनिया ने जूते मारे हैं यहूदियों को, एकमात्र देश भारत है जिसने कहा आ जाओ मेरी धरती पर बस जाओ। और मुझे लगता है जी, और एक अगले सवाल का मुझे लगता है जवाब ज़्यादा बेहतर सिवाज साहब दे पाएंगे। चाइना के स्टैंड का भी जिक्र होना चाहिए इस पूरी गतिविधि में। बीते रोज उसने खुले तौर पर हमास का सपोर्ट कर दिया है, और तो क्या हम आने वाले दिनों में चाइना के इस जंग में शामिल होते हुए देख सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, से स्पष्ट करें थोड़ा। मुझे प्रियांक लगता नहीं कि चाइना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो।
चाइना को इनडायरेक्टली तो फायदा है। मैंने बताया कि जिस प्रकार से ये भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर खटास में पड़ जाएगा, जो उसके लिए बहुत बड़ा चुनौती थी उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और अब वो एक्ट्रेस कैरेक्टर का रोल प्लेगा, पर वो डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं करेगा। वो मुझे नहीं लगता इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो सकता है। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो कहीं चीन कुछ ताइवान पे तो नहीं कर देगा। ये एक क्वेश्चन मार्क हर एक के माइंड में रहता है, क्योंकि जो हमास ने इजराइल पे किया ये तो सपनों में भी कोई नहीं सोच सकता था, और उसने फिर कर दिया, तो ये एक डर है। और जब बात आती है चीन की, तो भारत बहुत चौकन्ना है। ये याद रखो, 3 डिवीजन लेके भारत के अंदर आ गया था अप्रैल में 2020 को, और उसने सरप्राइज किया था। तो ऐसे में वो कौन से देश हैं जो हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत अहम है, और उसके अंदर अगर आप अभी देखें तो अमेरिका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें अगर डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि इजराइल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, और इसको हम लेके चलें कि जो आन दान प्रदान हमारा हो रहा है, जॉइंट प्रोटेक्शन हो रही है, कुछ चीजें ऐसा है इजराइल को लेके वो जो ओपन डोमेन में नहीं आती, मगर वो सच्चाई है। भारत का जो डिफेंस कोऑपरेशन है इजराइल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वाड का हिस्सा है। और बाकी हम हमारे को 4 बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं, जिसके अंदर आपका लीमियो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फिर हमने कोमकासा किया, कम्युनिकेशन कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फिर हमने बेका किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी वो पहले किसी को नहीं देता था, आज वो भारत को देने को तैयार है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर देखें, वो महिंद्रा डिफेंस बना रहा है, K9 वज्रा हमने साउथ अफ्रीका के लिए उसको LNT बना रहा है। तो ये एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत, जहां चीन की बात होती है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो एक्टर्स एंड कैरेक्टर कौन है, और अगर चीन की बात होती है तो भारत का नजरिया ये है, भारत के लिए अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट, और भारत के लिए इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। जी दीपक सर, इस तरह की बातें जो होती हैं कि जब समर्थन कर दिया है चाइना ने हमास का, तो भले डिफेंस के तौर पर हथियार ना सप्लाई करे, लेकिन आर्थिक तौर पर इस तरह की बातें हैं कि हमास को आर्थिक तौर पर चाइना का सपोर्ट है, उसे फंडिंग हो रही है इस तरह के मुल्कों की ओर से। इसको लेकर क्या बातें हैं? ये मैंने ये नहीं देखा है, मैंने ये जरूर पढ़ा है उनकी स्टेटमेंट कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमास का नाम शायद उन्होंने स्पेसिफिक ही नहीं लिया। वो तो बहुत ही बिल्कुल बुरी चीज होगी। इजराइल की खिलाफत की है, इजराइल की खिलाफत अगर की है तो हमास की गतिविधियों का सपोर्ट किया है। इसमें बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है कि मैं कह सकता हूं कि इजराइल बड़ा गंदा देश है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। हिजबुल्लाह और वो हमास मेरे चाचे हैं, ये हम कभी नहीं कहेंगे सर। तो इसमें क्या है कि चाइना देख रहा है, चाइना का कोई रोल नहीं है वहां, लेकिन वो देखना चाहता है कि यहाँ आगे क्या होगा। इट्स अ होल्डिंग ऑपरेशन। हम भी कई बार करते हैं कि देखें भाई यहाँ क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है सर। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। अभी वो आप उसकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, इलेक्शन आने वाली है, जो बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। इजराइल में आप जानते हैं कि नेतन्याहू साहब की पॉपुलैरिटी नीचे, हमारे देश में इलेक्शंस होने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज इसके अंदर होगी, किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा अगर होगा तो उन लोगों को होगा जो आतंकी संगठन है 170 या 180 दुनिया भर में, उन्हीं को फायदा होगा और किसी को नहीं। बस इतना मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना है कि ये जो इस समय चोट लगी है इजराइल को आतंक से, उसका बदला लेना बहुत जरूरी है दुनिया को बताने के लिए कि इस जंग में आतंक के बरखलाफ आज केवल इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, आज द होल वर्ल्ड वर्सेस टेररिज्म है। और मैं संदेश, आपका चैनल तो मिडिल ईस्ट में भी देखा जाता है, मेरे इजरायली बहुत से दोस्त हैं, और अगर इजाजत दें उनको एक संदेश देना चाहता हूँ हिब्रू में, और हिब्रू में ये मेरा संदेश है, पिज़्ज़ाथॉन ले इजराइल, मिटा दो। ये मेरा संदेश है मेरे इजरायली दोस्तों। जी, और आखिर में बात, अगर आप दोनों से मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा अंतिम क्षणों में। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, इजराइल के समर्थन तो लगातार होता रहा है और तमाम मुल्क कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन इस तरह की बातें भी हैं। तमाम मीडिया की मैगजीन्स में इस तरह की हेडलाइन बन रही हैं कि जेनेवा संधि, जेनेवा कन्वेंशन तोड़ा गया है नेतन्याहू की ओर से।
जब बीते रोज़ गाज़ा के एक अस्पताल में हमला हुआ, 500 से ज़्यादा लोग उस अस्पताल के अंदर मौजूद थे और मौके पर ही मारे गए। हालांकि वो जो नेतन्याहू की ओर से इस तरह की बात कही गई कि वो हमला उनकी ओर से नहीं किया गया, मिस फायर हुआ हमास की ओर से ही। तो क्या इस तरह की बातें जो हैं कि नेतन्याहू नहीं मानते जिनेवा कन्वेंशन को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुरुआत आपसे करूंगा दीपक साहब। नहीं सर, इजराइल सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां पे इलेक्शंस हर 3 महीने में हो जाती हैं, सरकार चली जाती है, दूसरी आ जाती है। ये सब कहने की बातें हैं। सर एक चीज आपको बताता हूँ, जब मैं मैड्रिड में पोस्टेड था, एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की। जो नए देश उभरे थे उस समय सोवियत संघ के टूटने के बाद, उनको बुलाया था और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब को भी स्पेशल एक्सपर्ट बुलाया था। गोर्बाचोव साहब वहां थे, क्लिंटन साहब थे। तो एक एम्बेसडर ने शिवाज साहब शिकायत की प्रेसिडेंट गोर्बाचोव से, मैं साथ खड़ा था, कि आपने इतने सारे देशों को बुलाया ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए, किसी अरब देश को नहीं बुलाया। तो गोर्बाचोव मुस्कुरा के कहता है, कौन सा अरब देश है जो डेमोक्रेटिक है? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तो इजराइल तो वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डेमोक्रेसी है सर। वो दुनिया का 193 में से 165 देश युद्ध के नियमों की जो बात है, युद्ध के नियम जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका सिस्टम अलग है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और ये जेनीवा कन्वेंशन के कानून तोड़ रहा है, कौन से कानून तोड़ रहा है? राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये जेनीवा कन्वेंशन को पढ़िएगा, यूएन चार्टर को पढ़िएगा, उसमें लिखा है। जी सिवाज साहब, जेनेवा कन्वेंशन के नियम नहीं तोड़े गए? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है प्रियांक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ है वो बहुत ही नुकसानदायक है, पर वो इजराइल ने नहीं किया है। क्योंकि इजराइल ऐसा क्यों करेगा जब वहाँ जो बाइडेन आने वाले हैं उसके 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। और सच्चाई ये है कि ये जो इस्लामिक ग्रुप था जो हमास के नजदीक है, रॉकेट कहीं और गिरने थे लेकिन और वो यहाँ गिरे हॉस्पिटल में क्योंकि ये प्रूव हो गया। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आप प्रूव कर सकते हैं कि ये किसका हाथ है। और इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड अभी चुप है, उनको समझ आ गया कि इसके अंदर इजराइल का कोई लेना देना नहीं। इजराइल जो है अभी भी टेररिस्ट के अगेंस्ट जाता है पर सिविलियन के अगेंस्ट नहीं जाता, ये सच्चाई है। और इसके बावजूद कि उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है हमास की द्वारा 7 अक्टूबर को, कि औरतों के साथ एक प्रकार बलात्कार किया, बच्चों को मारा, मगर अभी भी उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। वो नहीं जा रहा पैलेस्टीन सिविलियन के पीछे, वो हमास के पीछे जा रहा है। तो ये कहना कि क्या उसने कोई वायलेशन किए हैं वीना कन्वेंशन, मुझे नहीं लगता कि है। वो फॉलो कर रहा है रूल ऑफ द गेम, और ये अगर कोई इसको वायलेट कर रहा है तो वो हमास है। पहले दिन से ही उसने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका आतंकवाद ही फलाना एक एम है, ना कि किसी तरीके से कोई वीना कन्वेंशन को फॉलो करना।